नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा में लंबे लॉकडाउन के बाद 1ली से 9वीं तक के स्कूल कल से खोले जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के हो रहे नुकसान को देखते हुए अभिभावक सरकार से इस फैसले का अब स्वागत कर रहे हैं। लगातार मांग भी उठा रहे थे, अब फैसला आया है तो अभिभावक बहुत खुश हैं और सरकार के इस फैसले का वेलकम कर रहे हैं। वहीं स्कूलों और अभिभावकों को जागरूक रहना होगा, कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन जरा आप ये रिपोर्ट देखिए। को बेकर महामारी से करके दो हाथ, कोरोना गाइडलाइंस का रख ध्यान। एक बार फिर स्कूल चले हम। हरियाणा में कोरोना काल और लंबे लॉकडाउन के बाद एक बार फिर स्कूल खुलने के लिए तैयार है। सरकार ने सभी स्कूलों के खोलने का फैसला किया है। इसे लेकर एक तरफ जहां बच्चे और अभिभावक एक्साइटेड हैं, वहीं दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है। 1ली से 9वीं कक्षा के जो विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले गए हैं, बहुत लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि बच्चे स्कूल में नहीं, घर में नहीं पढ़ पा रहे हैं। स्कूल में आएंगे तो ही वो पढ़ पाएंगे। और मोबाइल, सरकारी स्कूल के बच्चों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं रह पाता है, इसलिए उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। और बच्चे घर में रह कर के पढ़ाई से दूर हो गए थे, पुस्तकों से दूर हो गए थे। तो ये सरकार का यह फैसला बहुत स्वागत योग्य है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सरकार के फैसले की जानकारी दी और कहा कि हालात सामान्य रहने पर कक्षा और परीक्षाएं दोनों ऑफलाइन ही होंगी। हालात बिगड़ने पर सरकार ने मजबूरी में स्कूल बंद करने का फैसला लिया था। स्थिति बिल्कुल अब सामान्य होने जा रही है धीरे धीरे, और काफी हद तक ठीक है इस टाइम, कोई वो नहीं। और 10वीं से लेके 12वीं तक के स्कूल जो है हमने बहुत पहले खोल ही दिए थे। आज हमने निर्णय लिया कि जो 1ली क्लास से लेके और 9th क्लास तक के बच्चे जो हैं, उनके लिए हम स्कूल खोलने जा रहे हैं। आपको बता दें, हरियाणा में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले ही खोल दिए गए थे। कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण कम होने के बाद सरकार ने एक बार फिर सभी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि कोरोना अभी गया नहीं है। छोटे बच्चों के लिए कोई वैक्सीन भी नहीं आई है। ऐसे में स्कूल खोल देने से क्या फिर से संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ नहीं जाता? हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से अनिल जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कल से स्कूल चले हम कहते हुए आप बच्चों को देख सकते हैं और बहुत ज्यादा उत्साह आज से ही है। आज से ही बच्चों ने शुरू कर दिया है अपने बैग्स को भरना, किताबें, कॉपी, पेंसिल, रबड़ सब उठा के एक साथ रख रहे हैं। अभिभावक भी अब चैन की सांस लेंगे, जो लगातार इस मांग को उठा रहे थे कि अब खोल दीजिए स्कूलों को। घरों में न सिलेबस पूरा हो रहा है, न बच्चे ढंग से पढ़ाई कर पा रहे हैं। फैसला ले लिया गया है, कल से खुल रहे हैं 1ली से 9वीं तक के स्कूल। कोरोना गाइडलाइंस का हालांकि ध्यान रखना होगा, तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, स्कूलों को भी, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। छात्रों के लिए भी खासा ख्याल जो है वो स्कूल प्रबंधन को रखना होगा ध्यान में कि आप बच्चों को अगर स्कूल में बुला रहे हैं तो आप कैसे कोरोना नियमों को उनसे फॉलो करवाएंगे, कोरोना नियमों की पालन आप करवा सकेंगे, क्योंकि इसको ध्यान में रखते हुए आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो थोड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती का सामना करना होगा। जैसा हमने कहा, रिपोर्ट देख लीजिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चर्चा आगे बढ़ाने के लिए हम पैनल से मिलवा देते हैं। हमारे साथ यशपाल यादव हैं, सदस्य स्कूल एसोसिएशन। यशपाल जी नमस्कार। राजदीप यादव हैं अभिभावक के तौर पर। राजदीप जी नमस्कार। सुभाष सप्रा है शिक्षाविद। सुभाष सप्रा जी बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर विदु रावल जुड़ गए, प्रवक्ता बीजेपी। प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत है। एक एक करके हम आ रहे हैं, क्यों ना हम अभिभावक से पहले जान लें कि इस फैसले को कितना स्वागत करते हैं और किस तरह से वेलकम करते हैं। राजदीप जी। अनामिका जी नमस्कार। नमस्कार सर, बात रखिए, सरकार ने 1ली से 9वीं तक की कक्षाएं कल से खोलने के लिए आदेश दे दिया है। कल से खुल जाएंगे स्कूल। आपकी प्रतिक्रिया, अभिभावक क्या सोच रहा है? अनामिका जी, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और बहुत ही सूझबूझ के साथ लिया हुआ कदम है। मैं पहले से ही इस चीज की डिमांड करता रहा हूं कि स्कूल को हम आखिर कब तक नहीं खोल पाएंगे। कभी ना कभी हमें कॉल लेनी पड़ेगी और सारी सावधानियों का ध्यान रखते हुए ये स्कूल प्रशासन की भी जिम्मेदारी है
कि सरकार ने अब अपना जो है फर्ज निभाया है, तो अब स्कूल प्रशासन भी जो काफी टाइम से ये कह रहे थे कि स्कूल खोलने दीजिए, नहीं तो हम खोलेंगे जबरदस्ती, तो अपनी पूरी सावधानी का ध्यान रखते हुए और उसके हिसाब से ही स्कूल को खोलें और सारा कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। ठीक है, यशपाल यादव जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी, हमारी काफ़ी दिनों से ये मांग थी कि स्कूल तुरंत ओपन होने जाने चाहिए, क्योंकि बच्चे जब घर बैठे हुए हैं तो उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं पढ़ पा रहे थे। टीचर ज़रूर मेहनत कर रहे थे, स्कूल ज़रूर मेहनत कर रहे थे, लेकिन कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम, कभी मोबाइल ना होने का बहाना, कभी दूसरे तरह की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम पेरेंट्स फेस कर रहे थे और ये प्रॉब्लम जेन्युइन थी पेरेंट्स के। पेरेंट्स कई बार शिकायत करते थे जो इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रही, जबकि टीचर्स मेहनत कर रहे थे पूरी तरह से। तो वो जायज़ बात थी कि कई बार मोबाइल नहीं था, गरीब बच्चों के पास कई बार मोबाइल एक ही होता है, बच्चे 3 होते हैं, तो एक मोबाइल से तीनों बच्चे किस तरह से पढ़ पाएंगे, या ना तो लैपटॉप है ना ही टैबलेट है। तो उस तरह की परेशानी आ रही थी। सरकार ने, हमने मांग भी की, बार बार सरकार को चेताया कि अब जल्दी ही स्कूल खुल जाने चाहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन का मामला तो टाइफस हो गया, मीन्स उतना खतरनाक नहीं है, तो अब स्कूल तुरंत खोल देने चाहिए। सरकार ने भी हमारी बात सुनी है और स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। पहली क्लास से स्कूल खुल जाएंगे। पहली क्लास के बच्चे तकरीबन 2 साल के बाद स्कूल में पहुंचेंगे। तो 2 साल के बाद जैसे ही पहुंचेंगे, हमने एक उत्साहपूर्वक माहौल उनको देने की तैयारी की है कि हम उनको एक वेलकम करें, ताकि वो बच्चे जब स्कूल में आए तो यूज्ड हो जाए, क्योंकि 2 साल के बाद आ रहे हैं, शायद उनका मन ना लगे, शायद वो घर को छोड़ने के लिए तैयार ना हो। तो वैसे मैक्सिमम बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाने के लिए बहुत लालायित है, लेकिन कुछ बच्चे हो सकते हैं कि स्कूल से उनका नाता 2 साल से टूटा हुआ है, तो अब वो दोबारा से हमने उनको यूज टू करने के लिए तो हमने सारी सुविधाएं, एक तो ओमिक्रॉन के चलते, कोरोना के चलते उनका प्रोटोकॉल का पालन भी कराना है, हर बच्चों को एंटरटेनमेंट का इंतजाम भी सारे करने हैं, ग्राउंड एक्टिविटी भी करानी है, बाकी चीज़ें भी करानी है। तो वो सारी सहूलियतों का ध्यान रखते हुए हमने स्कूल ओपन की पूरी तैयारी कर ली है। सुभाष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले मार्च 2020 से पूरे इंडिया में सारी जो स्कूल व्यवस्था है या कॉलेज व्यवस्था है वो सारी चरमराई हुई है, और यही हमारे हरियाणा में हुआ है। ये हरियाणा में भी अब आज ठीक है, टाइम टू टाइम केसेस बढ़ते रहे, कम होते रहे, और अभी भी पीछे 62,000 एक्टिव केस थे और 10,000 घट के रह गए हैं अभी। और मंगलवार का जो डाटा है इसमें 10,589 केसेज आए हैं। और गवर्नमेंट, हम तो इसका स्वागत करते हैं हरियाणा गवर्नमेंट का कि उन्होंने ये निर्णय लिया है। पहले इन्होंने 10वीं 11वीं 12वीं के स्कूल खोले, और अब पहली से 9वीं के जो स्कूल हैं वो कल से खुलने जा रहे हैं। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए, अभी प्राइवेट एसोसिएशंस के सदस्य बता रहे हैं भाई हमने उनका वेलकम किया है, छोटे बच्चे तो 2 साल बाद आ रहे हैं, बिल्कुल वेलकम। साथ में कोविड गाइडलाइंस के बिल्कुल अच्छी सख्ती से पालन होना चाहिए, क्योंकि कल भी 17 मौतें हुई हैं हरियाणा में। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, हर किसी की डिमांड थी, चाहे वो अभिभावक हैं, चाहे वो प्राइवेट एसोसिएशन भी डेली मेमोरेंडम दे रहे हैं, सीएम से मिल रहे हैं, भाई उनका भी नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स का भी नुकसान हो रहा है, हर किसी का नुकसान हो रहा है। बट जिम्मेवारी से कोई भी जो पक्ष है, कोई भी जो कैटेगरी है वो बच नहीं सकती। हर किसी को सचेत होना पड़ेगा, तभी इसका अच्छी तरह से फायदा होगा, और तभी जो है ना ये बच्चे जो है ना वहां पे टाइम टू टाइम वहां पे अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, खेल पाएंगे, एंटरटेनमेंट हो पाएंगे, और बिल्कुल जिस तरह से पहले माहौल है वैसा ही हमें उम्मीद है वैसा ही माहौल मिलेगा। और ये पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है, एसोसिएशन की जिम्मेवारी भी रहेगी, और साथ ही साथ जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहां पे सैनिटाइजेशन है या नहीं है, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग है या नहीं है। विशेषकर छोटे बच्चे जिनको पता ही नहीं क्या है। अब बड़े बच्चों को अभी शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे, वहां तो चलो टीचर्स भी 98% स्कूलों में उन्होंने वैक्सीनेशन किया है, और बड़े बच्चों का भी वैक्सीनेशन 15 जिलों का बता रहे थे 90% हो चुका है। छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ, छोटे बच्चे लापरवाही करते हैं, उसके लिए जिम्मे पेरेंट्स को भी बिल्कुल सुबह जब भेजें, शाम को भी उनको बताएं, दोपहर को भी बताएं, और साथ ही साथ टीचर्स भी उनको सबसे पहले दिन, हम तो ये चाहेंगे जब जैसे प्रे होती थी वैसे ही उनकी काउंसलिंग करें, वैसे थोड़ी सी गैदरिंग करें, मतलब क्लासेस में टीचर्स बताएं भाई किस तरह से बच्चों आपने कोविड गाइडलाइंस से बचना है, अब मतलब उसका ध्यान करना है। और ये नहीं अभी आप उन्होंने ये बताना भी अभी कोविड ज्ञान नहीं है। अब ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है,
हमें स्कूल खोलना पड़ रहा है। इसका अब दूसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि परीक्षाएं सिर पे हैं। अभी परीक्षाएं 2-3 महीने में होने वाली हैं। कल तो कुछ स्कूलों में जो 11वीं की जो परीक्षाएं हैं वो कल से शुरू हैं, 11 फरवरी से, विशेषकर गुड़गांव जैसे शहर में। कल मोस्टली सभी स्कूलों में जो है ना 11 तारीख से शुरू हैं ऑफलाइन जो एनुअल एग्जाम होते हैं। तो इसलिए सभी को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा, तभी हम बच कोविड पाएंगे। गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रहा है तो फिर उसके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं और किस तरह से उसकी निगरानी होगी विभागीय तौर पर? प्रोफेसर साहब, अगर मैं आपका ये बात सवाल के रूप में ले लूं तो आपको बताना चाहूंगा कि स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कोविड गाइडलाइंस जो है उनको फॉलो करने के लिए। सावधानियां बरती जाएं। देखिए, ये एक लैंडमार्क निर्णय है, इसका चारों तरफ स्वागत हो रहा है। आपकी डिबेट पर भी देख रहे हैं कि हम सब लोग एक ही वॉइस में बोल रहे हैं कि ये एक लॉन्ग पेंडिंग मांग थी और इसको पूरा किया गया है। तो इसलिए पूरे तरीके से सावधानियां बरती जाएं, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। और इसके लिए हमने बाकायदा नोडल ऑफिसर्स तक तैनात किए हैं जो औचक निरीक्षण करेंगे। अलग अलग स्कूल्स में जाकर, प्राइवेट स्कूल्स में भी जाकर और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जाकर डीओ स्तर के अधिकारी जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तक और उनसे नीचे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स तक उनकी अलग अलग टीम्स जो है लगातार निरीक्षण करेगी कि क्या कोविड प्रोटोकॉल्स का वहां पर पालन हो रहा है स्कूल के अंदर, क्या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वहां पर हो रहा है कि नहीं हो रहा स्कूल्स के अंदर, क्या कोविड नियमों का पालन हो रहा है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, क्या वहां पर हर रोज जब बच्चे आ रहे हैं तो क्या टेम्परेचर मॉनिटरिंग करके ही बच्चों को एंट्रेंस दी जा रही है, क्या सैनिटाइजेशन का प्रॉपर वहां पर व्यवस्था है। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। और मैं ये जरूर बताना चाहता हूं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से बहुत सारे अभिभावक देख रहे होंगे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए कि वो अपने बच्चों को सेफली भेज सकते हैं। हरियाणा सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और अभी जो इंडियन एक्सप्रेस में डॉक्टर पार्थर सारथी जो देश के जाने माने पेडियाट्रिशियन हैं, उनकी जो रिपोर्ट थी, उनका जो एक आर्टिकल था वो पढ़ा था मैंने, और उसमें उन्होंने बहुत सारे रीजंस दिए थे कि क्यों बच्चों के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है। ठीक है, हमें कंप्लेसेंट नहीं होना, कंप्लेसेंट बिल्कुल नहीं होना, सावधानियां बरतनी है, लेकिन बहुत ज्यादा डरने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस आर्टिकल में स्पष्ट तौर पर बताया गया था कि बच्चे जो होते हैं वो वायरसेस से बेटर तरीके से कोप कर पाते हैं एज अपोज टू एडल्ट्स की बजाय बच्चे जो है बेहतर स्थिति में होते हैं इन हर प्रकार के वायरस से जूझने में, उनको कोप करने में। और इसके अलावा जिस प्रकार से 15 से लेकर 18 साल की 80% से अधिक, कई जगह पर 90% 92% तक वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनमें भी एक बड़े स्केल पर हो रहा है। और इसके साथ साथ ही एक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी जो है वो ये रिसर्च कर रही है कि क्या 12 या 10 साल के बच्चों को भी, उनसे बड़े बच्चों को भी क्या वैक्सीनेशन किया जा सकता है। एक बड़ी समिति जो है, डॉक्टर्स की एक समिति जो है, उस पर एक शोध कर रही है और क्लिनिकल ट्रायल्स भी चल रहे हैं, उसकी भी मॉनिटरिंग हो रही है। सर, शिक्षकों के वैक्सीनेशन पर भी कुछ बोल दीजिए। तो हमने जिस प्रकार से वैक्सीनेशन में हमने देखा कि लगभग पहली डोज तो 100% से के करीब हम लगवा चुके हैं, 99 समथिंग है, तो लगभग 100% तक हमें मान लेना चाहिए। हरियाणा की जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उसमें भी जो दूसरी डोज की बात है वो भी हम 83% से अधिक लगा चुके हैं। मेरा मानना है कि शिक्षक जो हैं, मैं अब शिक्षकों को सरकारी स्कूल में जो पढ़ाते हैं उनके अलावा जो निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं उनको भी मैं जोड़ रहा हूं। मुझे लगता है कि लगभग 95% तक जो शिक्षक हैं उनको भी सेकंड डोज लग चुकी है। लेकिन इसके बाद भी जिन्हें नहीं लगी है उनसे ये प्रार्थना रहेगी, निवेदन रहेगा कि वो जल्दी से जल्दी अपनी सेकंड डोज वाला क्रम पूरा करें और फिर आगे बूस्टर डोज की जब बात होगी तो बूस्टर डोज भी लगवाएंगे। लेकिन कुल मिला के हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, हर नियम को फॉलो करना है, ताकि समाज के अंदर भी यह विश्वास जाए कि उनके बच्चे जो हैं स्कूल्स के अंदर सेफ हैं। मैंने एक और रिपोर्ट पढ़ी थी द स्टेट्समैन में, सुरदीप दासगुप्ता करके एक स्तंभकार हैं, उनकी मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी और वो ये कहते थे, उन्होंने बहुत सारे रीजंस दिए कि, और WHO का भी हवाला दिया जिसमें वो कहते थे कि बच्चे स्कूल्स में ज्यादा सेफ हैं एज अपोज टू अपने घरों में। खैर, ये एक बड़ी डिबेट का विषय है,
लेकिन हम स्कूल्स के बगैर बच्चों का जीवन अधूरा है। स्कूल्स के अंदर जाकर बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर सकते हैं, अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज चला सकते हैं, और यह बहुत ही स्वागत योग्य सराहनीय कदम है हरियाणा सरकार का। इसकी चहुं ओर प्रशंसा हो रही है और वो प्रशंसा के कारण आपकी मुस्कुराहट भी दिख रही है। यशपाल यादव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप सदस्य हैं स्कूल एसोसिएशन के। ये भी कहा गया कि ऑनलाइन कक्षाएं भी पहले की तरह ही जारी रहेंगी, क्योंकि उन बच्चों को, उन किशोरों को नहीं अलाउ किया जाएगा जिनको अभी भी पहला टीका नहीं लगाया है ना। तो ऑनलाइन कक्षा और ऑफलाइन कक्षा, मतलब स्कूलों में भी पढ़ाना है, ऑनलाइन भी पढ़ाना है, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? देखिए, विदुर जी ने कहा है कि चिंता का विषय तो है। बिल्कुल, विदुर जी सरकार के प्रतिनिधि है, इनको जांच करने का अधिकार है, नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का अधिकार है। डीओ लेवल के, डिप्टी डीओ लेवल के या बीओ लेवल के अधिकारी बेशक नियुक्त हो, और हम चाहते हैं कि लगातार इस पर मॉनिटरिंग रहे। प्राइवेट स्कूलों पर भी मॉनिटरिंग रहे, सरकारी स्कूलों पर भी मॉनिटरिंग रहे, क्योंकि कोरोना का मैटर है, बच्चे कहीं बीमारी का शिकार ना हो जाए। ये बहुत अच्छा इन्होंने फैसला लिया है। हम स्वागत करते हैं इस बात का कि मॉनिटरिंग अच्छे तरीके से बढ़ाई जाए, और नोडल ऑफिसर एक एक नहीं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 3-3 नोडल ऑफिसर का नियुक्त करके और इस तरह से इसकी मॉनिटरिंग की जाए। और आपने पूछा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों जारी रहेगी, उसके बारे में हमारा विदुर जी से मतभेद हो सकता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। लिखा जाता है ऑर्डर में हमेशा, जब जब ऑर्डर आए हैं तो ये लिखा गया है कि जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करना चाहते वो ना करें, स्कूल नहीं आना चाहते ना आए, और जो आना चाहते हैं वो आ जाए। तो इस तरह से दो तरह से कक्षाएं लगाना मुझे लगता नहीं कि व्यावहारिक है। व्यवहार में यदि हम खाना पूर्ति भी कर दें तो वो खाना पूर्ति ही कहलाएगी, हम सही तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। क्योंकि क्लास में जब बच्चे आते हैं तो टीचर्स के आई कांटेक्ट में रहते हैं, टीचर्स के कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, राजदीप यादव जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। राजदीप यादव। अनामिका जी, यशपाल जी का कहना बिल्कुल सही है। जहां तक ऑफलाइन की बात है, ऑफलाइन ही एक ऐसा माध्यम है जहां बच्चे और टीचर का संपर्क होता है। टीचर को पता चलता है किसको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। कोई बच्चा ऑनलाइन में तो पता ही नहीं चलता बच्चे कर क्या रहे हैं, अपनी अटेंडेंस लगा देते हो, उसके बाद हो सकता है गेम खेल रहे हो, तो वो ट्रेस करना बड़ा ही मुश्किल है। और ये ऑप्शन देना कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं बच्चे का झुकाव ऑनलाइन की तरफ ज्यादा है, क्योंकि वो उनको भी बुला लीजिए, क्योंकि अगर बच्चे घर बैठेंगे राजदीप जी, तो उनको पढ़ाने के लिए कोई तो जरिया होना चाहिए। तो अगर सरकार चाह रही है कि उनको आप ऑनलाइन पढ़ा दीजिए जब तक वो वैक्सीनेट नहीं हो जाते, तो क्या बुरा है? अभी इस पूरी चर्चा में डॉक्टर साहब भी हैं और ये 1-2 रिपोर्ट का भी हवाला दे रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता। बच्चों में उतना इसका संक्रमण का प्रभाव नहीं है। हालांकि देखिए, डर हमेशा बना रहता है, पर क्या बच्चे खेलने नहीं जा रहे हैं? क्या बच्चे कहीं बाहर शॉपिंग में नहीं जा रहे हैं पेरेंट्स के साथ? तो ये कहना कि वैक्सीन वालों को ही आने देंगे बगैर वैक्सीन, अभी जो 9वीं से नीचे हैं जो बच्चे, उनको तो वैक्सीन लगी नहीं, फिर स्कूल कैसे खुल रहे हैं? तो ये मापदंड रखना मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अभी इसकी जरूरत नहीं है। केवल वैक्सीन के लिए नहीं है, ये इसलिए भी है कि जो अभिभावक चाहे भेजना वो भेज सकते हैं, जो नहीं भेजना चाह रहे हैं उनके लिए भी ऑनलाइन का प्रावधान है। आपके बच्चों का सिलेबस होता रहेगा, ये इसलिए भी है, ये सारे पहलुओं से है। जल्दी खत्म कीजिए राजदीप जी। मैं तो ये कहूंगा कि 80 से 90% अभिभावक ऐसे हैं जो भेजना चाहते हैं। फिर भी मैं कह नहीं सकता कि कौन नहीं चाह रहा है भेजना। चलिए प्रोफेसर सुभाष जी, आपकी जोड़ेंगे इसमें। मैं अभी ऑनलाइन ऑफलाइन पे बताना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। अब गवर्नमेंट आदेश दे देती है, जो भी उसने, जो हमेशा जब भी इन्होंने एक्सटेंड किया है स्कूल को बंद करने का, भाई ऑनलाइन भी होगी ऑफलाइन भी होगी, ऑप्शन होगा। जहां तक मैं गवर्नमेंट स्कूलों की बात बता रहा हूं, वहां भी ठीक है, गवर्नमेंट ने आदेश दे दिए, गवर्नमेंट ने लेटर डाल दिया, 20-30% से ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई। प्राइवेट स्कूलों में फिर भी जो मैनेजमेंट है, जो प्रशासन है, उसका दबाव होता है, जो है वहां पे जो टीचर्स है वो बच नहीं पाता, उसको ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ती है, टाइम टू टाइम रिपोर्ट देनी पड़ती है। मैं तो अभी हमारे साथी बैठे हैं बीजेपी के, मैं साथ साथ कॉलेज की बात भी बता रहा हूं। हो सकता है गवर्नमेंट स्कूलों में तो टीचर्स की कमी हो, गवर्नमेंट कॉलेजों में टीचर्स ठूस ठूस के भरे हुए हैं, ठूस ठूस के, यानी जहां पे वर्कलोड 30 है ना,
वहां पे 31 मिलेंगे, 32 मिलेंगे, 29 हो सकते हैं, 28 नहीं हो सकते। चाहे वहां पे प्रिंसिपल्स के पद खाली पड़े हैं, बिल्कुल पूरा हरियाणा खाली पड़ा है एकदम ही। वहां पे ऑनलाइन क्लासेस गवर्नमेंट ने लेटर डाला है, वहां पे 20-25% से ज्यादा इट इज ए चैलेंज। वहां पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई जब बिल्कुल ही कॉलेज बंद पड़े थे। कॉलेज तो अभी खोले हैं महीना पहले, जब ऑफलाइन शुरू हुई है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं खुले। अब गवर्नमेंट सिर्फ लेटर डालने से क्या हो जाता है? टाइम टू टाइम डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को देखना पड़ेगा। अब ऑनलाइन जब टीचर वहां पे गवर्नमेंट स्कूल में जब ऑफलाइन पढ़ाएगा तो ऑनलाइन वो शाम को पढ़ाएगा क्या? वो कैसे देगा? उनके पास कहां पे साधन है? जवाब देखिए मैं ये जल्दी से बताना चाहता हूं कि हम डिजिटलाइजेशन के दौर में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ा सेक्शन है ग्रामीण क्षेत्रों का जहां पर ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं हम अवेलेबल करवा पाए हैं। ये एक समस्या है। लेकिन अभी हमने अटेंडेंस देखी है कि 24% तक अटेंडेंस जो है, जो 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों की आ रही है, 24 कहीं पर 25 कहीं पर 26, एट एन एवरेज जो है 24% पूरे हरियाणा के अंदर हमें 1 फरवरी से जो अटेंडेंस देखी हमने वो 24% तक आ रही है। तो जो ये अभिभावकों को छोड़ दिया कि वो जिम्मेदारी उठाएं। अगर वो इतना साहस रखते हैं कि बच्चे स्कूल में जाएं तो उनको बच्चे भेजें, लेकिन उनको मजबूर नहीं किया जा रहा है। जो अभिभावक खुद अपने बच्चों के साथ बैठकर ऑनलाइन स्टडीज को करवा सकते हैं तो वो वहां पर जिम्मेदारी लें। अब अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागते हैं अभिभावक भी? अगर उनका मन नहीं है बच्चों को स्कूल्स में भेजने का ऑफलाइन एजुकेशन के लिए, तो ऑनलाइन एजुकेशन में जब हो रही है तो उस समय अपने बच्चों के साथ बैठें। ये मेरा निवेदन है। ठीक है यशपाल जी, जल्दी से फिर क्या मतभेद है? नहीं, ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचर्स नहीं पढ़ा पाते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमारे पास जो स्टाफ है वो ऑनलाइन क्लासरूम एजुकेशन के लिए जब हम उसको एंगेज कर ही देंगे तो फिर वो दूसरे तरीके से किस तरह से पढ़ा पाएगा? उसके पास लिमिटेड आवर होते हैं पढ़ाने के लिए। हो गया, बस विदु रावल जी। देखिए लेकिन हमें रास्ते तो निकालने पड़ेंगे। जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए। ये जान और जहान दोनों चले, इसके लिए हमें रास्ते निकालने पड़ेंगे। ये सरकार ने रास्ता निकाला है। सभी स्कूल्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए, अभिभावकों को भी कोऑपरेट करना चाहिए। हमें ये बात तो समझ में आ रही है। आपका जो फैसला है वो स्वागत योग्य है, किसी भी उसको पॉइंट को क्वेश्चन नहीं किया जा रहा। एक थोड़ी सी जो बात रखी है यशपाल यादव जी ने वो ये कि अगर टीचर एक वक्त में ऑफलाइन पढ़ा रहा इंगेज है, वो ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकता है? देखिए स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत ज्यादा आ नहीं रहे हैं स्कूल्स के अंदर, धीरे धीरे आएंगे, इनकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन जब स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं तो उनको किस प्रकार से बैच वर्क देकर, किस प्रकार से एंगेज करके हम ऑनलाइन का कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था भी स्कूल्स को बैठकर निकालनी चाहिए। देखिए जरूरी है, हम टफ सिचुएशन में हैं, टफ सिचुएशंस रिक्वायर टफ मेजर्स, तो इसलिए ये सामान्य स्थिति नहीं है, तो असामान्य कंट्रीब्यूशन की भी अपेक्षा रहती है समाज को। ठीक है, तो अब इसको यशपाल यादव सरीखे जो स्कूल एसोसिएशन के सदस्य वो किस तरह से ले रहे हैं? हालांकि जैसे ही आदेश आया तो ये क्लियर होना चाहिए था पहले से स्कूलों और सरकार विभाग, शिक्षा विभाग दोनों की तरफ से कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जरिए से, दोनों तरीकों से कैसे पढ़ा देंगे। खैर कल स्कूल खुलने हैं, अभी भी वक्त है, इस पर बात की जा सकती है। मन बनाइए आप लोग, क्या तैयारियां आपकी हैं उस पर हमारी भी नजर रहेगी और हम दर्शकों को अपडेट करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सबों का यहाँ पर आने के लिए, धन्यवाद। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।